Hello everyone, in this video I will be discussing about statements in C++। अब ये C में भी हमने सेम टॉपिक पढ़ा हुआ है तो हम आगे चलते हैं और इसको पढ़ते हैं। अब स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम होता है जो कि एक कंपाइलर पढ़ने उसको रीड करने के बाद कंप्लीट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है और वो इंस्ट्रक्शन कोई एक्शन परफॉर्म करती है। यानी कि इसका ये मतलब है कि कंपाइलर जब भी एक स्टेटमेंट को एनकाउंटर करता है, एक्चुअली वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है प्रोग्राम का जो कि एक कोई काम करके देता है, कोई एक्शन परफॉर्म करके देता है। अब जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम कैसे शो करते हैं कि हम एक स्टेटमेंट लिखने के बाद उसको टर्मिनेट करते हैं सेमीकोलन से। तो सभी स्टेटमेंट्स को एंड करना चाहिए हमें सेमीकोलन से, और स्टेटमेंट हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करके देती है या सीरीज ऑफ एक्शन परफॉर्म करके देती है अगर वो ग्रुप में काम कर रही है। तो वो उस जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम का काम क्या है कि हम उसको कोड इसलिए करते हैं कि हम उससे एक स्पेसिफिक काम कराना चाहते हैं जो कि कंप्यूटर कर सकता है। तो हम उसको कुछ इनपुट देंगे, कुछ आउटपुट देंगे, तो वो एक्शन होगा जो वो कंप्यूटर करके दिखाएगा। तो वो हम कैसे लिखेंगे? उसको एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट देंगे। अब वो स्टेटमेंट एक स्पेसिफिक टास्क करती है, ठीक है। जो भी प्रोग्रामर उसको प्रोग्राम जो हमने डिजाइन करता है उसमें वो उस स्टेटमेंट्स को लिखता है ताकि वो प्रोग्राम अपना काम करके दे सके। अब एक प्रोग्राम में जरूरी नहीं है कि एक ही स्टेटमेंट होती है, वो तो आपने देखा ही होगा। इसमें एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। अब एक से ज्यादा अगर स्टेटमेंट्स होंगी तो क्वेश्चन आता है कि वो एग्जीक्यूट कैसे होंगी। तो हमने अभी तक देखा है कि स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं वन आफ्टर द अदर, और जिस ऑर्डर में अपेयर होती है, मतलब जो पहले आती है वो पहले एग्जीक्यूट होती है और जो बाद में आती है वो बाद में होती है। पर यू कैन ऑल्टर द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। मतलब आप उनका फ्लो जो है, उनका मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूशन का ऑल्टर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर सच एज लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड फंक्शन कॉल्स। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा कुछ काम करने के लिए बनी हुई है, और ये हम प्रोग्राम्स में यूज करते हैं ताकि हम वो स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करवा सकें कंपाइलर से जब भी वो उनको एनकाउंटर करता है। तो ये सेमीकोलन से एंड होती है और ये ऑर्डर में आती हैं, जिस ऑर्डर एग्जीक्यूट होती है उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में ये अपेयर होती है प्रोग्राम में। और नॉर्मली हम इनको कहते हैं कि वो सीरियली वन आफ्टर द अदर एग्जीक्यूट हो रही होती है, पर हम इनको ऑल्टर कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि हम स्टेटमेंट्स को ज्यादातर किस आधार पे बांट सकते हैं कि हम वैसे तो हम जब हम बांटते हैं स्टेटमेंट को तो वो मल्टीपल कैटेगरीज में फिट होती है। पर मोटे मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट होती है, यानी कि वो स्टेटमेंट जो सिर्फ एक टास्क करेगी, तो वो स्टेटमेंट्स को हम सिंगल स्टेटमेंट कहते हैं। और वो बेसिकली क्या कर रही होती है कि एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करती हैं और उसके बाद वो रिजल्ट्स को डिस्कार्ड कर देती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इंट ए इज इक्वल टू 5, इसमें यहाँ पे ए 5 को वो यहाँ पे स्टोर कर देगा और ए के अंदर 5 चला जाएगा। फिर यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा उस मैसेज को। तो ये है आउटपुट स्टेटमेंट, ये है असाइनमेंट स्टेटमेंट, और इनको हम एक्सप्रेशन स्टेटमेंट से भी जानते हैं। तो इसलिए कई जगह पे ये एक्सप्रेशन स्टेटमेंट भी बोली जाती है क्योंकि ये सिंगल एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करवा रही होती है, ठीक है। आपको मालूम होगा कि हमें याद हो हमने एक्सप्रेशन का टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें हमने लिखा था जैसे a प्लस बी इज एन एक्सप्रेशन, ठीक है। बट जैसे ही हमने इसके आगे सेमीकोलन लगा दिया तो ये एक स्टेटमेंट बन गई, और जनरली हम इसका रिजल्ट असाइन करेंगे। मान लो s को असाइन कर दिया तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बन गई, और इसमें ये जो पोर्शन है इसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। और हमने इसको यहाँ पे हमने सेमीकोलन से टर्मिनेट किया क्योंकि एक कंडीशन होती है कि हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट होती है। तो यहाँ पे एक सिंगल स्टेटमेंट का मतलब है जो हम एक लाइन लिखते हैं, जैसे कि हमने ये लिख सकते हैं इंट ए इज इक्वल टू 5, या हम बाद में अगर इसको इनिशियलाइज इंट ए को अलग कर देते हैं तो ए इज इक्वल टू सम वेरिएबल 5 अकेला भी लिख सकते हैं। फिर हमारे पास प्रिंट करने के लिए ये स्टेटमेंट्स लिखी जाती है। फंक्शन कॉल में भी एक स्टेटमेंट है पर इंडिविजुअल नहीं, जब हम उसके साथ सेमीकोलन लगा देंगे। फिर रिटर्न भी एक स्टेटमेंट है। तो ये सिंगल स्टेटमेंट्स होती हैं और इनको हम एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स बोलते हैं। फिर आती है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब है ग्रुप ज्यादातर होता है, तो इसको हम करली ब्रेसेस में डालते हैं। इसमें नो डाउट हमारे पास अगर सिंगल स्टेटमेंट को भी हम करली ब्रेसेस में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिंगल स्टेटमेंट चल रही है, बट हमारे पास जनरली हम यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को, जब एक ही तरह की स्टेटमेंट्स को हम तो उनको ग्रुप करेंगे, और उनको ग्रुप कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ करली ब्रेसेस। तो एक ओपनिंग ब्रेसेस और एक क्लोजिंग ब्रेसेस डाल के, तो स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एनक्लोज विद इन करली ब्रेसेस। अब इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें इफ एल्स वाली स्टेटमेंट आ सकती है, कंडीशनल
लूप्स आ सकती हैं, फंक्शनल बॉडीज आ सकती हैं, फंक्शन की जो बॉडी होती है, तो ये सारी स्टेटमेंट आती हैं। तो ज्यादातर हम स्टेटमेंट्स को इसी कैटेगरीज में पुट कर सकते हैं, पर आगे हम और भी स्टेटमेंट्स की टाइप्स देखते हैं कि और कौन कौन सी हो सकती हैं। अब हम यहाँ पे एक और वे में इसको क्लासिफाई करते हैं, हम कहते हैं एम्प्टी स्टेटमेंट। एम्प्टी का क्या मतलब होता है? खाली, खाली या नल भी कहते हैं। तो जब भी हम एक सिंगल सेमीकोलन डाल देते हैं, हम यहाँ पे इमेजिन करो कि फॉर लूप अगर हमने पूरी लिखी, हमने लिखा i इज इक्वल टू, आपने एज्यूम किया, आपने i को इनिशियलाइज किया हुआ है, तो इंट, और सॉरी इंट लिख दिया मैंने, इसको रब करते हैं एक बारी। हाँ, अब हम लिखते हैं i लेस देन 5, i प्लस प्लस। तो अगर हम सेमीकोलन इसके एंड में डाल देना तो ये एक ही बार चलता है, ठीक है, ये अपने 5 बार ही नहीं चलता। तो यहाँ पे एक एम्प्टी स्टेटमेंट हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करनी होती है। तो एक तरह से इसके बाद सेमीकोलन लगा के हमने यहाँ पे दे दिया एम्प्टी स्टेटमेंट, तो इसके अगर कुछ भी लिखा होगा वो चलेगा नहीं, ठीक है। तो वो करती क्या है? कुछ नहीं करती, बस सेमीकोलन से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आती हैं फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ये क्या काम करती हैं? ऑल्टर करती हैं। जैसे मैंने बोला कि नॉर्मली हम स्टेटमेंट्स वन आफ्टर द अदर लिखते हैं, वन आफ्टर द अदर का मतलब एक के बाद एक, पर अगर हमने उनको ऑल्टर करना हो तो हम फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ताकि ये हमें कुछ बहुत सारे काम, जैसे सर्टेन स्टेटमेंट को अगर हमने स्किप करना हो, हमें स्किप करना हो कोई कंडीशन के कारण, कोई कंडीशन मतलब कोई क्राइटेरिया हो कि ये वाली कार अगर क्राइटेरिया या कंडीशन मीट होती है तो ये स्टेटमेंट्स ना चले, या फिर हमें कुछ काम रिपीटेडली, कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली करना जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है, तो वहां पे ये स्टेटमेंट्स यूज की जाती है। अब इनमें बहुत सारी टाइप्स हैं, इनकी एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है सिलेक्शन कंट्रोल। सिलेक्शन कंट्रोल का मतलब क्या है कि अलग अलग स्टेटमेंट ब्लॉक्स हैं, उनमें से एक को सिलेक्ट करना हो तो उसको कहते हैं, और वो ऑन द बेसिस ऑफ एवेल्युएशन ऑफ द कंडीशन, इनको कहते हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। इसमें जनरली आती है इफ एल्स और स्विच केस वाली। अब इफ एल्स क्या करती है? हमें एक एग्जीक्यूट करती है ब्लॉक ऑफ कोड, अगर कंडीशन ट्रू है और अगर फॉल्स होगी तो उसके अकॉर्डिंगली वो एल्स ब्लॉक यूज करेंगे। तो अगर डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करती है अगर वो फॉल्स होती है, मतलब या अगर ये ट्रू है या एक फॉल्स है। जैसे अगर हम लिख दें इफ x, अगर एक सिंपल वे में लिखें x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट चल जाए, फिर एल्स में लिख दें और उसके बाद भी हमारे पास कुछ स्टेटमेंट चल जाए, तो इफ। इसी तरह स्विच केस स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें हम स्विच के अंदर एक इंटीग्रल ऑपरेंड देते हैं और उसके बाद केस स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम अलाउज यू टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसके बेस पे हम केस स्टेटमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोड लिख के वो चला सकते हैं। फिर आगे आ जाती है लूपिंग स्टेटमेंट। जब हम लूप चलाना चाहते हैं, लूप का मतलब होता है कुछ सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड हमने बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो उसको हम एक लूपिंग स्टेटमेंट कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी लूपिंग स्टेटमेंट आती है। पहले आती है व्हाइल। व्हाइल क्या करती है? एक कोड को एग्जीक्यूट करी जाती है जब तक कि सर्टेन कंडीशन जो हमने स्पेसिफाई किया एज ए फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन रिमेन कहती है ट्रू। आगे आती है डू व्हाइल। डू व्हाइल क्या करती है? फिर वो हाँ, इसमें ये फर्क क्या होता है व्हाइल से, कि ये एक बार तो एटलीस्ट चलती चलती है, ठीक है, चाहे कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। अगर वो कंडीशन नहीं, मतलब एवेलुएट नहीं होगा ट्रू, तो इसका मतलब वो लूप नहीं चलनी चाहिए, बट वो एक बार जरूर चलती है। तो कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स ट्रू, नहीं तो फिर वो 1 से 12 ज्यादा बार तब चलती है जब कंडीशन ट्रू होती है। फिर फॉर लूप। फॉर लूप को हम डेफिनेट लूप भी कहते हैं, क्योंकि ये एग्जीक्यूट करती है एक ब्लॉक ऑफ कोड फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम। इसकी ये दोनों जो है हमारे पास, इनको कहते हैं इनडेफिनेट, या ऐसी कह सकते हैं कि ये इनडेफिनेटली चलती हैं जब तक कंडीशन ट्रू हो रहती है। बट ये हमें, अगर फॉर लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें पहले से पता हो कि कितनी नंबर ऑफ टाइम्स हमने एक कोड को चलाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर लूप। अब C++11 में हमारे पास रेंज बेस्ड फॉर लूप भी आ गई है, जो कि हमें हेल्प करती है आइटरेट, मतलब हमें अगर कुछ बार बार स्टेटमेंट चलानी है ओवर द एलिमेंट्स ऑफ द कंटेनर, मतलब एलिमेंट्स ऑफ द कंटेनर, जैसे कि यहाँ पे वेक्टर की बात करें, एरे की बात करें, स्ट्रिंग की बात करें, तो अगर उनके ऊपर हमने कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स, कंटेनर के एलिमेंट्स पे चलाना हो, तो हम रेंज बेस्ड फॉर लूप भी यूज करते हैं। तो ये हमारे पास C++11 ऑनवर्ड्स अवेलेबल हुई है। अब उसके अलावा हमारे पास जंप स्टेटमेंट्स भी होती हैं। जैसे हमने
यहाँ पे हमने कहीं जंप करना हो तो क्या जंप का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर कंट्रोल ब्लॉक आउट ऑफ द ब्लॉक इमीडिएटली, मतलब कंट्रोल को उस ब्लॉक से बाहर लेके जाना। तो ये हम पढ़ेंगे, इसमें ब्रेक स्टेटमेंट आती है, ये क्या करती है, इनर मोस्ट लूप्स या स्विच स्टेटमेंट से टर्मिनेट करके हमें उस लूप से बाहर ले जाएगी। फिर इसी तरह कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, एक आइटरेशन के लिए करंट आइटरेशन जो होती है उसके लिए लूप को नहीं चलाती और उसकी नेक्स्ट आइटरेशन के लिए फिर उसको अवेलेबल करवाती है। ये भी इसको डिटेल में हम सभी इन लूप्स स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। अगर आपने सी पढ़ी हुई है तो आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में आइडिया जरूर होगा। तो आगे होती है रिटर्न स्टेटमेंट, जो कि हमने फंक्शन में लिखते हैं ज्यादातर, और ये एग्जिट करती है उस फंक्शन को और रिटर्न करती है एक वैल्यू। अगर हम एम्प्टी रिटर्न स्टेटमेंट लिख देते हैं तो ये हमें कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करती। फिर इससे ना गो टू स्टेटमेंट्स नो डाउट अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जैसे प्रोग्राम की फ्लो होता है उसको ऑल्टर करती हैं, बट स्टिल अगर ये अवेलेबल है हमारे पास सी प्लस प्लस में, और ये क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है टू अ लेबल्ड स्टेटमेंट, मतलब हमने एक स्टेटमेंट के आगे एक नंबर लिखा होगा जो उसका लेबल होगा और वहां पे हमें कंट्रोल ले जाएगा। फिर असर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट नहीं, एक प्री प्रोसेसर मैक्रो है जो क्या करता है कि ऐड करता है असर्शंस टू द सी प्रोग्राम, सी प्लस प्लस प्रोग्राम। तो इससे हमारे को क्या होता है, एक मैसेज अच्छा हमारा को मिल जाता है, हमें पता चल जाता है कि हाँ भी ये लाइन ठीक है कि नहीं है, तो इसलिए हम assert यूज करते हैं। इसके अलावा भी हम कुछ स्टेटमेंट्स मान सकते हैं, जैसे कि हम ये कह सकते हैं इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, जो कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में काम आती है। जैसे कि हम सी आउट, अलग से सी आउट कुछ नहीं है बट ये सारा स्टेटमेंट बन जाती है, इसको कहते हैं आउटपुट स्टेटमेंट। ये स्ट्रीम्स के चैप्टर में पढ़ेंगे हम सी आउट सी इन क्या होता है। फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे सी इन भी करने हैं, मतलब हमने कुछ इनपुट स्टेटमेंट लिखनी है तो हम ऐसे लिखते हैं। अब हम ये जो हम लिखी है कैटेगरीज, ये स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, बट ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपको याद हो कि प्री प्रोसेसर जब पिक्चर में आता है, जब कंपाइलर पिक्चर में नहीं होता, कंपाइलर के कंपाइल करने से पहले प्री प्रोसेसर पिक्चर में आता है और ये प्रोग्राम के मतलब लाइंस एग्जीक्यूट नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पे हम सेमीकोलन नहीं डाल रहे होते, ठीक है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि इसमें सेमीकोलन नहीं आता। तो हैश डिफाइन, इंक्लूड, ऐसे कंडीशनल इफ्स और भी बहुत कुछ प्री प्रोसेसर है, बट हम इनको स्टेटमेंट्स बोल नहीं सकते, पर कई जगह पे ऐसा बोल देते हैं कि स्टेटमेंट्स दैट आर प्री प्रोसेस्ड या प्रोसेस्ड बाय द प्री प्रोसेसर। तो प्री प्रोसेसर कंपाइलर से पहले उन सारी जहां पे भी हमने ऐसे लिखा होता है, तो जहां जहां वर्ड आएगा ना साइज, उसको यहाँ 10 से रिप्लेस कर देगा। फिर इसी तरह आईयू स्ट्रीम के अगर हमने कोई फंक्शन यूज किए हैं या और भी चीजें, तो उसको वहां पे रिप्लेस करवा देगा। सी मैथ तब हम लिखते हैं जब हमारी कोई ऐसी सी की हेडर फाइल को लेके आना हो। तो अब मॉडर्न कंपाइलर सी प्लस प्लस में उसमें क्या लिखते हैं, डॉट एच पहले लिखते थे ना उनके साथ, तो अब सीधा हम लिख देते हैं सी, और सी का मतलब वो सी से आई है, और मैथ्स उसकी जो भी हेडर फाइल हमने इंक्लूड किया अगर उसके तरह के काम करने हैं तो सी उसके आगे अलग से लग जाता है। तो इस तरह की ये सारी स्टेटमेंट्स हैं जो कि हम आगे इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में।